हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल मैथ्स। भाई सब लोगों की प्रीलिम्स की एग्जाम चल रही थी, थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था। नाउ वी आर बैक टू द पवेलियन और हम लोग आ गए हैं मैदान में। मार्वल का जो पेपर वन है उसका सेक्शन बी लेके, ये सेक्शन ए हमने कर दिया था बहुत सारे करके। नाउ वी आर विद सेक्शन बी। तो सेक्शन बी पेपर वन का सेक्शन बी लेके हम लोग आ चुके हैं। तो देखिए, हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सेक्शन ए के ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको दे दिए हैं। सेक्शन ए के बेसिक के और स्टैंडर्ड के दोनों के ऑब्जेक्टिव हो चुके हैं। अभी जो मैं लेके आया हूँ वो सिर्फ और सिर्फ सेक्शन पेपर वन का सेक्शन बी। तो चलिए लेट्स बिगिन, स्टार्ट विद इट। तो फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन बी का आपका आ रहा है, दिस डाइस इज टॉस्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट प्राइम नंबर। देखो एक डाइस है, तो टोटल आउटकम क्या हो जाता है डाइस का? टोटल आउटकम मतलब देखो डाइस के ऊपर 1 होता है, 2 होता है, 3, 4, 5, 6, यानी टोटल आउटकम आपके आ गए 6। ठीक है, तो टोटल आउटकम आपके कितने हो गए? 6 हो गए। अब इन्होंने पूछा है फर्स्ट केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। तो अगर प्राइम नंबर हम लोग देखें तो फेवरेबल प्राइम नंबर कितने होते हैं देखिए। तो प्राइम नंबर इसके अंदर 2 होगा, 3 होगा और 5 होगा, तो टोटल प्राइम नंबर 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर आपका हो जाएगा 3/6, दैट इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्या है? इवन नंबर ऑन अ डाइस व्हेन फेयर डाइस इज थ्रोन वंस। इवन नंबर, भाई इवन नंबर अगर हम लोग देखें, फेवरेबल इवन ऑफ इवन नंबर 2, 4, 6, टोटल आउटकम वापस 6 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर आपका क्या आ जाएगा? और ये 6 नहीं, ये 3 होगा, जस्ट जल्दबाजी 3। तो 3/6 और इवन नंबर का आपका वापस हो जाएगा 1/2। तो आंसर दोनों ही केस में 1/2, 1/2। आई होप समझ में आ गया होगा। हम लोग एक एक सेक्शन इसलिए कर रहे हैं ताकि स्लोली स्मूथली आपको समझ में आए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है सर आप क्या समझा रहे पता नहीं चल रहा। सो वी गो विद स्टेप बाय स्टेप। प्रूव दैट रूट 11 इज एन इरेशनल नंबर। देखो बहुत सारे जगह पे केसेस में डायरेक्टली दे दिया कि भाई रूट 11 इरेशनल है तो वो इरेशनल है, बट हम लोग क्या कर रहे हैं, लेट रूट 11 बी और रेशनल नंबर। ठीक है, उसको हम लोग पहले क्या, भाई सीधे इंग्लिश से की नहीं निकलता है तो हम लोग उंगली को टेढ़ी कर देते हैं, तो उसी तरीके से लेट रूट 11 बी रेशनल नंबर, हमने उसको मान लिया है कि रूट 11 रेशनल नंबर है। अगर रूट 11 रेशनल नंबर है, देयरफॉर रूट 11 इक्वल्स टू ए अपॉन बी बोल सकता हूं, वेर जहां पे वेर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स। ए एंड बी क्या हो गए? को प्राइम नंबर्स। अब को प्राइम नंबर्स क्या होता है? को प्राइम नंबर्स का मतलब होता है ऐसे नंबर्स जिन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, तो ही हम लोग रेशनल नंबर लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। तो को प्राइम नंबर्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर दोनों साइड में स्क्वायर कर देता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, देखो दोनों साइड स्क्वायर किया तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर 11 इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब 11 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर लिख दिया है, इसको मैं अगर आगे स्टेप ले जाऊं तो इंप्लाइज बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन 11, यानी 11 और बी स्क्वायर की हमने प्लेस चेंज कर दी। क्या कर दिया? 11 और बी स्क्वायर की प्लेस चेंज कर दी। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब प्राइम नंबर थियरम क्या कहता है? अगर कोई नंबर का स्क्वायर, जैसे ए स्क्वायर अगर 11 से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड क्यों हो रहा है? क्योंकि आंसर डिवाइड होकर बी स्क्वायर आ रहा है ना। तो अगर ए स्क्वायर 11 से डिवाइड हो रहा है तो ए भी 11 से डिवाइड होगा। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू प्राइम नंबर थियरम, अकॉर्डिंग टू प्राइम नंबर थियरम, प्राइम नंबर थियरम, मैं डायरेक्टली यही लिख रहा हूं सेंटेंस पूरा। वैसे देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू प्राइम नंबर थियरम, इफ ए इज डिविजिबल, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 11, then a is also divisible by 11। पर यहां पे मैंने क्या लिख दिया? अकॉर्डिंग टू प्राइम नंबर थियरम, थियरम a has 11 as a factor। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, अगर a के अंदर 11 एज अ फैक्टर है, 11 मतलब ये नंबर, ठीक है, 11 एज अ फैक्टर है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ a को मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ? a को मैं लिख सकता हूँ नॉर्मली, जैसे देयरफॉर लेट a इक्वल्स टू 11c।
मैंने एक नंबर नया ले लिया क्योंकि वो 11 है उसका फैक्टर, तो 11c हो सकता है मान लेते हैं, और उसको मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, आई पुट दिस इक्वेशन इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो मैं पीछे कर देता हूँ। तो देयरफॉर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 11c होल स्क्वायर अपॉन 11। देखो यहाँ पे क्या था, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन 11 था, ए स्क्वायर की जगह मैं तो लिख दिया 11c, तो 11c होल स्क्वायर अपॉन 11। तो इम्प्लाइज बी स्क्वायर इक्वल्स टू 11 स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 11, तो 11 से एक 11 कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 11c स्क्वायर। यहाँ पे फिर भी हो गया, देयरफॉर सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन 11। ठीक है, अगेन अकॉर्डिंग टू प्राइम नंबर थ्योरम के हिसाब से, प्राइम नंबर थ्योरम, ठीक है, therefore b has 11 as a factor, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3 या रिजल्ट नंबर 3। देखो मैंने पहले बताया कि भाई a जो है 11 से अगर डिविजिबल है तो a भी डिविजिबल होगा, यहाँ पे भी सेम, अगर b स्क्वायर जो है 11 से डिवाइड हो रहा है तो b भी 11 से डिवाइड होगा, b 11 से डिवाइड हो रहा है मतलब b हैज 11 एज अ फैक्टर। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 a and b both have, दोनों में both have 11 as a factor। सही बात है भाई, दोनों में 11 फैक्टर है, लेकिन हमने तो क्या बोला था कि a और b को प्राइम नंबर है। इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर सपोजिशन, इसका मतलब therefore a and b has both 11, तो इट कॉन्ट्राडिक्ट्स मतलब ओपोज कर रहा है, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर सपोजिशन। हमने जो सोचा था कि 11 जो है, रूट 11 जो है a बाई बी और a और b को प्राइम नंबर है, वो गलत है। a और b को प्राइम नंबर है ही नहीं, वो तो भाई कुछ और है। सो इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर सपोजिशन, देयरफॉर रूट 11 इज एन इरेशनल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, रूट 11 जो है इरेशनल नंबर है, हम a और b के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो therefore root 11 is an irrational। समझ में आ गया, hence proof। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, find two consecutive odd positive integers sum of whose square is 290। देखो बहुत बार ऐसा होता है, इसमें मैं बता देता हूँ, जैसे ऑड और इवन नंबर की बात करें ना, अगर बोला 2 इवन 2 ऑड, तो 2 इवन अगर बोला जाए तो 2x प्लस 2, 2 ऑड बोला जाए तो 2x प्लस 1, 2x प्लस 3। कई बार, बहुत बार ऐसा होता है कि x और x प्लस 2, जैसे x और x प्लस 2 ले लो, x प्लस 3 ले लो, तो भी हो जाता है, बट मैं इसको बिलीव नहीं करता। विल गो विद दिस टू कॉन्सेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव, तो लेट ऑड पॉजिटिव इंटीजर बी, हाँ इंटीजर देखो एक चीज हमेशा याद रखना, थोड़ा सा आपको लगेगा कि बहुत स्लो जा रहा हूं, तो आप अपने मोबाइल में जो आपके हाथ में है दूरध्वनि यंत्र, उसमें आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। यूट्यूब पे ये सुविधा है, उसको स्पीड बढ़ा दो, कम कर दो, जो भी है, दोबारा समझना है वापस रिवर्स में चले जाओ। क्योंकि क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि सर आप बहुत समझा रहे हो, खाली समझा रहे हो, कुछ पता नहीं चल रहा है। इट्स बेटर मैं थोड़ा सा, भले वीडियो को एक एक सेक्शन में बनाना पड़े, लेकिन अच्छे से समझाऊं ताकि आप लोग को समझ में आए। तो मैं थोड़ा स्लो जा रहा हूं, अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। लेट ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बी 2x प्लस 1 एंड 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। देखो एक चीज याद रखना, अगर समझ में नहीं आ रहा है कमेंट कर सकते हो, और समझ में आ रहा है, ये स्पीड एकदम परफेक्ट है, या आप फास्ट कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, फास्ट लो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कर दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो भी कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं स्लो स्पीड में करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और एक और चीज है, नेक्स्ट ईयर हम स्टार्टिंग से इसी तरह से सारे चैप्टर्स के 11th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड के रिवीजन वीडियोस डालेंगे। तो आप अपने फ्रेंड्स को बोल सकते हो, सपोज आप 11th में साइंस में जानने वाले हो, उसके मैथ्स के वीडियोस देखना चाहते हो, तो वो भी हम लोग तो बने रहे ना, ताकि ये आपके भी आगे भी हेल्प आए, ठीक है। चलिए, सो स्क्वायर टू पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर, तो दोनों का स्क्वायर का सम, दैट इज
2x प्लस 1 का स्क्वायर, उसका एडिशन 2x प्लस 3 का स्क्वायर, उसका एडिशन इक्वल्स टू 290। ठीक है, अब इसका दोनों का स्क्वायर कर दिया है तो हम ब्रैकेट ओपन करें, 4x स्क्वायर, आई थिंक a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो आता ही होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 इक्वल्स टू 290। ठीक है, इम्प्लाइज 4x स्क्वायर और 4 प्लस 4 8 हो गया, तो 8x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12 16x प्लस 10 माइनस 290 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 280 इक्वल्स टू 0। अब 8 कॉमन निकाल दें तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 335 इक्वल्स टू 0। भाई अब तो बहुत इजी है, आप आराम से कर सकते हो। देखो मैं कर देता हूं यहाँ पे, ये हो जाएगा इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5x माइनस 35 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करूँ तो x प्लस 7 माइनस 5 सॉरी x प्लस 7 x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू माइनस 7 और x इक्वल्स टू 5। तो देखो नेगेटिव नंबर हम ले नहीं सकते क्योंकि उन्होंने बोला है पॉजिटिव इंटीजर, तो नेगेटिव नंबर इज नॉट वैलिड, तो हम लोग 5 को कंसिडर करते हैं। तो एक नंबर हो जाएगा, जैसे अगर मैं 5 को कंसिडर करता हूं तो क्या हो जाएगा, एक नंबर हो जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 11, 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 13। तो ये हो गया क्योंकि इट इज नॉट वैलिड। ठीक है, ये चीज समझ लेना, ये आप लिख सकते हो, समझदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। तो करना क्या है, फाइंड। ये तो फॉल्स स्टेटमेंट फॉल्स लग रहा है, लेकिन कुछ और पूछा है क्या, कुछ और पूछा नहीं है, बट लेट्स सी क्या दिया हुआ है। मेरे को तो लगता है सॉल्यूशन फाइंड करना है, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन ऐसी गलती से लिख दिया होगा कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। दोनों को ऐड करो तो 2x प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, तो 2x इक्वल्स टू कितना 18, x इक्वल्स टू 9। बस किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, सपोज x प्लस 9, तो 9 प्लस वाई इक्वल्स टू 14, y इक्वल्स टू 5। भाई इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन गलती से आ गया मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में, बट x इक्वल्स टू 9 और y इक्वल्स टू 5 इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। बहुत इजी इक्वेशन सा, बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैविंग इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। देखो यहाँ पे भी कर फाइंड द वैल्यू ऑफ a लिखा है, वैल्यू ऑफ a फॉर द फॉलोइंग इक्वेशंस। चलो ठीक है, अब इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन का मतलब होता है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो a1 क्या हो जाएगा 3 और a2 क्या है a प्लस 2 इक्वल्स टू b1 क्या है माइनस a प्लस 1 और इधर b1 क्या है माइनस 10, c1 हो जाएगा माइनस 20 और c2 हो जाएगा माइनस 40। तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे दोनों। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब आपको दो इक्वेशंस दिख रहे हैं, आइदर यू कैन गो विथ 1 बाय 1। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इक्वेशंस को ज्यादा टफ नहीं बनाना है, तो हम सिर्फ ये दोनों को कंपेयर कर लेते हैं डायरेक्टली। फर्स्ट टू भी ले सकते हो, लेकिन हम लोग इसको डायरेक्टली कंपेयर कर रहे तो इजीली आंसर मिल रहा है, तो हम ज्यादा डिफिकल्टी में जाने की जरूरत नहीं है। विल कंपेयर दिस टू। ठीक है, मैं ये इधर एरो कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा 3 अपॉन a प्लस 2 देयरफॉर इज इक्वल्स टू 20 अपॉन 40, 2 कैंसिल, 2 2 जा 1 अपॉन 2 आ गया, देयरफॉर 3 2 जा 6 इक्वल्स टू a प्लस 2, देयरफॉर a इक्वल्स टू 4। तो ये तो मैंने ये दो को लिया। सपोज मान लेते हैं हम लोग ये दो लेते हैं तो क्या होता है, तो a प्लस 1 अपॉन 10 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। तो ये क्या हो जाएगा 2a प्लस 2 इक्वल्स टू 10, तो 2a इक्वल्स टू 8, a इक्वल्स टू 4। समझे, कोई भी लो आंसर सेम ही आने वाला है, तो यू कैन टेक बोथ ऑफ देम, कोई भी एक लेके आपको आंसर फाइंड कर ले। नेक्स्ट, प्रूव दैट sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा अपॉन 2 sin cos क्यूब थीटा माइनस
cos थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। तो LHS आप पहले लिख दो, ठीक है, sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। चलो क्लियर है, समझ में आ गया। ये तो डायरेक्ट LHS कॉपी के। अब आपको ऊपर दिख रहा होगा कि sin थीटा कॉमन निकल सकता है, नीचे दिख रहा होगा कि cos थीटा कॉमन निकल सकता है, तो कॉमन निकाल दो। ये देखो यहाँ पे मैंने sin थीटा कॉमन निकाला, तो ऊपर क्या बच गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे मैं cos थीटा कॉमन निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा नहीं माइनस 1। चलो समझ में आ गया। अब आपको पता है कि साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है tan थीटा, ये तो मैंने tan थीटा लिख दिया। अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ 1 माइनस 2। आपको याद पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या कर रहा हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख रहा हूँ और ब्रैकेट को क्लोज कर दे रहा हूँ। अपॉन में आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इस पे वापस tan थीटा ब्रैकेट को 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसी को फॉर्मूला को मैं अगर आगे ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा tan थीटा और यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कैंसिल, यहाँ पे आ गया tan थीटा विच इज इक्वल्स टू RHS हैंस प्रूफ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत स्लो चल रहे हैं, क्लियर हो जाना चाहिए। और आपको स्पीड स्लो लग रहा है तो स्पीड बढ़ा दो, स्पीड में ज्यादा लग रहा है तो स्लो करो, समझ में आना चाहिए। क्योंकि क्या है समझ नहीं आ रहा है और मैं बढ़ाते जाऊँ तो भी मतलब नहीं है। जो मुझे कमेंट्स मिले उसके अकॉर्डिंग मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, अकॉर्डिंगली कर रहा हूँ। फिर भी आप कोशिश करो। चलिए अब इसमें तो डायरेक्ट वैल्यू डालनी है। tan 45 की वैल्यू 1 होती तो उसका स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू होती √3/2 उसका स्क्वायर माइनस sin 60 की वैल्यू होती √3/2 उसका होल स्क्वायर। तो माइनस और प्लस ये तो 0 हो गया। अब tan 45 की 1 तो 2 1 जा 2 तो दैट इज इक्वल्स टू 2। तो आंसर क्या आ गया 2 आ गया। भाई स्टैंडर्ड में एकदम इजी क्वेश्चन 2 समझ में आ रहा है। डायरेक्टली क्यू कट कर दिया तो समझ लो बहुत सारे जन पूछते सर डायरेक्ट कट भाई √3/2 होल स्क्वायर माइनस √3/2 होल स्क्वायर कैंसिल ही होना था भाई। क्लियर, कैंसिल हो गया तो भाई पोपटलाल वाला कैंसिल नहीं बट हो गया तो हो गया। चलिए 15 cot अल्फा इक्वल्स टू 8 cot अल्फा इक्वल्स टू 8/15। अब यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लो आप, अल्फा किसी को भी कर देंगे, अल्फा बीटा गामा ABC, मान लो ये अल्फा है। तो कॉट अल्फा यानी कॉट क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस मेरा 8 हो गया, परपेंडिकुलर मेरा 15 हो गया, इसको मैं x ले लेता हूं। तो आप बोल सकते हो AB इक्वल्स टू 15x सॉरी 15x और BC इक्वल्स टू 8x। इन ट्राइंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। भाई पूरा लिखना, मैं यूपीटी लिख रहा हूं तो आप भी यूपीटी मत कर देना। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ढंग से लिखना। AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB मेरा है 15x होल स्क्वायर प्लस BC मेरा है 8x होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 225x स्क्वायर प्लस 64x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा ऊपर ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल्स टू 289x स्क्वायर, देयरफॉर AC इक्वल्स टू 17x। AC की वैल्यू कितनी आ गई 17x आ गई। तो अब आप फाइंड कर सकते हो साइन अल्फा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस दैट इज इक्वल्स टू 15/17। भाई x लिखता हूं तो x कैंसिल हो जाएगा, तो साइन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 15/17। चलो साइन अल्फा आ गया। इसी तरह से कॉट अल्फा इक्वल्स टू कॉट अल्फा नहीं सेक अल्फा। सेक अल्फा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी हाइपोटेनस 17x, बेस मेरा 8x
देयरफॉर sec x इक्वल्स टू 17/8। आई होप समझ में आ गया होगा। बहुत इजी है, बट मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। सब लोग चाहते हैं कि मेहनत किए बिना मिल जाए, तो पॉसिबल नहीं, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। चलो क्वेश्चन नंबर 13 की और का है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 20 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। यानी दो सर्कल है कॉन्सेंट्रिक सर्कल, एक सर्कल बड़ा और एक सर्कल छोटा। बड़े वाले सर्कल का जो कॉर्ड टेंजेंट है वो छोटे वाले सर्कल, मतलब बड़े वाले सर्कल का जो कोड है वो छोटे वाले सर्कल का टेंजेंट बन रहा है। यहाँ पे इसका सेंटर, दोनों का सेंटर कॉमन होगा। इसकी रेडियस हो गई 12 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस हो गई 20 सेंटीमीटर। इसको ले लेते हैं O, इसको A और इसको P और ये B। आपको फाइंड करना है AB। क्या फाइंड करना है? AB। AB तो क्या हो जाएगा? AB इक्वल्स टू ट्वाइस AP सिंस रेडियस, या मैं बोल सकता हूँ रेडियस बाइसेक्स द कोड, बाइसेक्स द कॉर्ड। 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा, बट कोई बात नहीं, अभी ये याद रखना है ए बी इक्वल्स टू ट्वाइस ए। अब एपी के लिए तो आपको पता है ये 90 डिग्री है, तो इन ट्राइंगल ओ ए पी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम जो आप पूरा लिखोगे, ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। तो ए पी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर। देयरफॉर लगा दो, देयरफॉर ए पी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए कितना है 20 होल स्क्वायर माइनस ओ पी कितना है 12 होल स्क्वायर। तो 400 माइनस 144 इक्वल्स टू 6 इक्वल्स टू 6 और 5 और 2 256। therefore AP square equals to 256, therefore AP equals to 16 सेंटीमीटर। AP 16 हो गया, therefore AB equals to 2 into 16 यानी कितना हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। भाई AP को AB equals to 2AP इसलिए लिखा क्योंकि रेडियस बाइसेक्ट्स द कोड, और आपको पता है कि रेडियस और टेंजेंट दोनों 90 डिग्री होता है, तो उसकी वजह से पाइथागोरस थ्योरम भी लगा दिया। गॉट द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। If a parallelogram circumscribe in a circle, then prove that it must be a rhombus. Circumscribe in a circle नहीं, circumscribe a circle, ये गलत है, in नहीं हो सकता, क्योंकि पैरेललोग्राम अगर उसको circumscribe कर रहा है, मतलब एक सर्कल है जिसको पैरेललोग्राम ऊपर से circumscribe कर रहा है, मतलब इस तरह से उसके ऊपर से जा रहा है, इसमें टच करके निकल रहा है ऐसे। हाँ, पहले मैं पैरेललोग्राम बना देते हैं फिर सर्कल। तो मान लेते हैं कि ऐसा एक पैरेललोग्राम है जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब इस तरह से सर्कल अंदर से टच कर रहा है, ठीक है। तो ए बी सी डी और टच करने वाले पॉइंट पी क्यू आर और एस। सिंस देखो वैसे लिखना तो ढंग से चाहिए, प्रूफ लिखो आप, गिवन लिखो, टू प्रूफ गिवन लिखा है भाई ABCD इज अ पैरेललोग्राम, या पहले लिख देते हैं, चलो ठीक है, आपको थोड़ा सा ढंग से लिख देते हैं। गिवन ABCD इज अ पैरेललोग्राम, दैट इज क्या, AB इक्वल्स टू BC एंड AD इक्वल्स टू BC, ठीक है। पैरेललोग्राम है तो इक्वल होगा। फिर टू प्रूव ABCD is a rhombus, भाई rhombus है वो, ये प्रूव करना है। उसके लिए क्या चाहिए, सारी की सारी साइड इक्वल हो जानी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो प्रूफ में क्या करेंगे, सिंस A B C and D seems to be external point of circle, external point of circle, therefore AP equals to AS, PB equals to BQ, then DR equals to DS and RC equals to CQ। Adding all this, ये सारे इक्वेशंस को ऐड करेंगे, adding all
all, we get AP plus PB plus DR plus RC equals to AS plus DS plus BQ plus CQ। अब यहाँ पे ध्यान दो आप, मैं पीछे लिखूंगा बट यहाँ पे ध्यान दो, AP प्लस PB क्या है AB, और DR प्लस RC क्या है DC, AS प्लस DS क्या है AD, और BQ प्लस CQ क्या है BC। तो यहाँ पे आ जाएगा AB प्लस CD equals to AD plus BC, but AB equals to CD and AD equals to BC since given, ये तो दिया हुआ है पैरेललोग्राम है, तो therefore 2AB equals to 2AD, therefore AB equals to AD। यहाँ पे ध्यान दो, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, 1 2 हो गए, इसको वन नहीं रखते। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 AB equals to BC equals to CD equals to AD, therefore quadrilateral ABCD is a rhombus। वो क्या हो गया rhombus। ये 3 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जाता है, बट यहाँ पे 2 मार्क्स में पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है, यू शुड बी नोइंग, बस आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, आपको मोड फाइंड करना है, तो Z इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो ये L आपका 200 दिया हुआ है, प्लस F1 आपको 27 माइनस 18 अपॉन 2 इंटू 27 माइनस 18 माइनस 20 इंटू 100। तो ये कितना हो जाएगा 200 प्लस 900, 9 अपॉन 9 बाई 27 माइनस 18 कितना होता है 9, 9 इंटू 100 900, 54 माइनस 38। ये हो जाएगा 200 प्लस 900 अपॉन 54 माइनस 38, तो 14 माइनस 8 6, 4 माइनस 16। तो ये हो जाएगा 200 प्लस भाई 900 अपॉन 16, तो उसको डिवीजन आपको करना पड़ेगा भाई। 900 अपॉन 16 कितना होता है, वो डिवाइड करके आप चेक कीजिए, गलती ना हो इसलिए मैं तो डायरेक्ट कर रहा हूँ। 56.25 दैट इज इक्वल्स टू 256.25। आपका मोड क्या आ गया 256.25। क्लियर है, समझ में आ रहा है? कमेंट जरूर कीजिएगा कि समझ में आ गया। ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल। सपोज मान लो एक गिवन लाइन है, ये मान लेते हैं ए बी एक गिवन लाइन है, और इस सर्कल को और इस गिवन लाइन को एक लाइन ऐसी ड्रॉ करनी है जो टेंजेंट हो और एक सेकंड ड्रॉ करनी है। तो क्या करो आप, ये जो लाइन है उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ। ये जो पॉइंट आया ना ए बी, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ राउंडर की हेल्प से। जैसे मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, राउंडर की हेल्प से मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ से ए से कट किया, फिर बी से कट किया। मान लेते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसा ड्रॉ किया, दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मान लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा कट हुआ, मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे कट हुआ, इस पॉइंट ये जो लाइन कट हुई, जो 90 डिग्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेंटर से पास हो रही है, तो इस लाइन पे एक टेंजेंट बनाना है, तो यहाँ पे 90 डिग्री बना दो। क्या करो, यहाँ पे एक 90 डिग्री बना दो। 90 डिग्री बनाने के लिए सेम चीज करो, या तो सेमी सर्कल बना के इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये 2 पॉइंट जो है सेमी सर्कल के, वहां से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, तो ये स्ट्रेट आपकी लाइन बन जाएगी इस तरह से। नाम दे दो CD। CD क्या हो गया, टेंजेंट जो पॉइंट से पास होगी। अब आपको एक सेकंड बनाना है, तो सेकंड किसी भी इस लाइन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट ले लो। हमने यहाँ पे तो पॉइंट लिया था सपोज O, यहाँ पे पॉइंट ले लेता हूँ P, वहां पे आपको 90 डिग्री बनाना है। ऐसे ही सेम और परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो अगेन यहाँ पे 90 डिग्री बना के, ठीक है, 90 डिग्री लिख रहा हूँ, 90 डिग्री। ये क्या हो गया EF, जो आपका सेकंड हो गया। दिस इज टेंजेंट, ये कंस्ट्रक्शन में आता है, और ये सेकंड, तो ये दोनों आपकी लाइंस हो गई। इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a।
तो माइनस ऑफ -5 प्लस और माइनस रूट -5 का होल स्क्वायर, ए क्या है मेरा 3, सी क्या है मेरा 2 अपॉन 2 इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा 5 प्लस और माइनस रूट 25 माइनस 24 अपॉन 6, तो 5 प्लस और माइनस रूट 1 अपॉन 6, भाई रूट 1 तो 1 होता है, तो x के दो वैल्यू मान लेते हैं, अल्फा इक्वल्स टू 5 प्लस 1 अपॉन 6 और बीटा इक्वल्स टू 5 माइनस 1 अपॉन 6, ये हो गया 6 अपॉन 6 यानी 1, और ये हो गया 4 अपॉन 6 यानी 2/3, तो अल्फा इक्वल्स टू 1 एंड बीटा इक्वल्स टू 2/3, ये आपके दोनों आंसर आ गए, अल्फा इक्वल्स टू 1 एंड बीटा इक्वल्स टू 2/3। तो इसी के और में एक और दिया हुआ है मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, रूट फाइंड करने हैं, तो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, 2x कॉमन x माइनस 1 माइनस 3x कॉमन x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x माइनस 1 2x माइनस 3 था, x नहीं था, सॉरी, तो 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 3/2, ये आपके हो गए फैक्टर्स विद फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पेपर यानी जो पेपर 1 है उसका सेक्शन बी कंप्लीट होता है। इसी तरह से मैं कंटिन्यूसली सेक्शन बी जो है अब सारे स्टैंडर्ड्स के फिर बेसिक्स के अपलोड कर दूंगा जल्द से जल्द, क्योंकि आज से स्टार्ट किया है, इतने दिन में एग्जाम चल रही थी तो थोड़ा ब्रेक हो गया था, बट नाउ वी आर कम अगेन, विल मीट अगेन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।